बात उस समय की है बीएड करने के बाद मेरी बीटीसी मतलब बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में सिलेक्शन हो गया। बस 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद तुरंत किसी भी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में ज्वाइनिंग हो जाती। मैं बहुत खुश हुई कि चलो अब नौकरी तो पक्की हो गई, लेकिन एक समस्या आ गई कि जहाँ मैं रहती थी उस जगह ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, वो था उस जगह के ज़िले में। अब इस उधेड़-बुन में थी कि जाऊँ कि न जाऊँ। फिर पापा बोले, कोई बात नहीं बेटा, 6 महीने की ही तो बात है। मेरी जान पहचान के हैं एक व्यक्ति, उनसे बात करके कहीं न कहीं कोई न कोई कमरा मिल जाएगा और फिर 35 किलोमीटर का ही तो रास्ता है, तुम हर हफ्ते आ जा सकती हो। जब पापा ने समझाया तो मैं भी उनकी बात मान गई और बोरिया बिस्तर बांध कर निकल पड़ी। पापा और छोटा भाई छोड़ने गए। पापा ने कमरे की बात फ़ोन पर ही कर ली थी, तो उन्होंने घर साफ करवा दिया था। वो उस घर के मालिक के मुनीम थे। मकान मालिक दिल्ली में रहते थे। रोड साइड का घर था। बाहर बड़ा सा लोहे का गेट था। बगल में दीवार पर उसका निर्माण समय लिखा था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। गेट खोलते ही बड़ा सा बाड़ा था और उसके बीचों बीच एक हैंडपंप लगा था। हम और अंदर आए। अंकल ने ताला खोला। आगे बरामदा और पीछे 2 कमरे, एक कमरा सामने और एक बगल में। अंकल ने मुझे सामने वाला कमरा ना देकर बगल वाला दिया, क्योंकि उसमें एक किचन और एक अटैच बाथरूम था। और हाँ, एक पुराना बाथरूम तो बाड़े में ही था। मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वहाँ रहना तो मेरी मजबूरी थी। उस समय तो मैंने वहाँ रहने के लिए हाँ कर दी, क्योंकि और कोई ठिकाना भी ना था। अंकल बोले, बेटा ये लो चाबी, मुझे दिल्ली जाना है, मालिक ने संदेश भिजवाया है, कम से कम 15 दिन लग जाएंगे वापस आने में। अच्छा अब मैं चलता हूँ। और अंकल चले गए। सामान रखकर हमने खाना खाया जो मम्मी ने आते वक्त बांध दिया था, और खाना खाकर हम बाज़ार गए कुछ ज़रूरी सामान लेने। फिर पापा और भाई चले गए। मैं अकेले कमरे में थी और शाम हो गई थी। फिर सोचा सो जाते हैं। खाना देर से खाया था तो कुछ ज़्यादा खाने का मन न था, तो मैंने बिस्तर बिछाया और लेट गई। मन तो करता था कि मम्मी पापा से बात करूं, लेकिन उस समय आजकल की तरह फ़ोन नहीं होते थे। ले दे के लैंडलाइन होते थे, वो भी गिने चुने। बस मुझे कब नींद आ गई कुछ पता नहीं चला। लेकिन आधी रात के वक्त मुझे कुछ पायल के चनकने की आवाज़ आई। मैंने लाइट बंद नहीं की थी। मैंने अपने हैंड वॉच देखी तो रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। मैंने सोचा कौन है, तो मेरे कमरे के पीछे तरफ से आवाज़ आ रही थी। मैंने हिम्मत करके थोड़ी सी खिड़की खोली तो देखा पीछे एक गली है और एक घना सा बरगद का पेड़ है, और उसके नीचे कोई कुआं था और एक औरत लंबा सा घूंघट किए कुएं से पानी भर रही थी। मैंने सोचा इतनी रात गए कौन पानी भरता है। फिर मैंने सोचा मुझे क्या लेना देना, और मैं सो गई। आँख खुली तो चिड़िया चहचहा रही थी। मैंने घड़ी देखी तो सुबह के 5:30 बज रहे थे। उजाला हो आया था। फिर अचानक मुझे रात वाली घटना याद आ गई। मैंने खिड़की खोली। मेरे 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 तो होश उड़ गए थे। वहाँ केवल गली थी, ना तो बरगद का पेड़ था और ना कुआं। मैं परेशान। फिर सोचा शायद सपना होगा, लेकिन सपना कैसा था हो। सुबह सुबह पानी बाथरूम में 7 से 9 आता था और शाम को आता ही नहीं था, इसलिए हैंडपंप से पानी लाना पड़ता था। मैं बाहर बाड़े में पानी लेने आई। हैंडपंप चलाकर पानी खींच ही रही थी कि गेट के बाहर आवाज़ आई। शायद पड़ोसी में दूध वाला दूध देने आया था। दूध की ज़रूरत मुझे भी थी, तो मैंने गेट खोला। देखा तो एक बूढ़ा सा व्यक्ति आवाज़ लगा रहा था। मैंने उन्हें देखकर आवाज़ लगाई, अरे काका ज़रा सुनो, मुझे भी आधा किलो दूध मिल जाएगा क्या? हाँ काहे नहीं बिटिया, उन्होंने कहा। मैं बर्तन लेकर आती हूँ, मैंने कहा। मैं बर्तन लेकर लौटी तो उन्होंने पूछा, बिटिया यह तुम्हें रहे कौन बताया है? कौन हो और भी तुम्हारे संग है कि अकेले हो? मास्टरनी की पढ़ाई करने आए हैं काका, और अकेले ही रह रहे हैं, मैंने कहा। और काका थोड़ी परेशान हुए। कहा, कल आते हैं बिटिया, अपना ख्याल रखना। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि अपना ख्याल रखना। मेरे पास समय नहीं था। तैयार हुई, 4-5 पराठे बनाए, खाए और चली गई ट्रेनिंग सेंटर। रास्ते में पीसीओ दिखा तो मैंने घर पर बात कर ली। एक लड़की से अच्छी जान पहचान भी हो गई ट्रेनिंग सेंटर में। लौटते समय बाज़ार से कुछ सब्जियां खरीदी और आकर खाना बनाया और पढ़ने बैठ गई। रात के 10 बज गए। किताबें बंद करके मैं सो गई। अचानक मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आई। घड़ी देखी तो फिर रात के लगभग 2:30 बज रहे थे, लेकिन इस बार आवाज़ें कहीं और से आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो बगल वाले कमरे में आवाज़ें आ रही थीं और कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने खिड़की से देखा तो कमरा एकदम नया रोशनी से जगमगा रहा था, और घूंघट में वही कुएं वाली औरत थी, और उसके सिर्फ हाथ और पैर दिखाई दे रहे थे, जो कि बहुत सुंदर थे। हाथों की कलाइयों में लाल लाल चूड़ियाँ और पैरों में घुंघरू वाली पायल। और एक आदमी बैठा था बगल में जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था। जब उस औरत ने खिड़की की तरफ मुंह फेरा और मुझे वहां देखकर उसने अपना घूंघट हटाया तो मैं देख कर डर गई। इतना
भयानक गला हुआ चेहरा और लाल डरावनी आंखें। मैं बाहर की तरफ भागी, लेकिन मुझे दरवाज़ा ही नहीं दिखा। सब बदला बदला लग रहा था। हैंड पाइप गया था, उसकी जगह एक बहुत बड़ा फव्वारा था। मैंने पानी से मुंह धोने की कोशिश की, लेकिन पानी का रंग बिल्कुल लाल सुर्ख की तरह था, और उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। सुबह दूध वाले काका की आवाज़ से जागी। मैं वहीं बाड़े में ही रात भर पड़ी रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूध वाले काका ने मुझे परेशान देखकर पूछा भी कि क्या हुआ बिटिया, लेकिन उस समय तक मुझे खुद नहीं पता था कि कल रात जो हुआ वो सपना था या हकीकत। जैसे जैसे तैयार हुई, चाय बनाई, सब्जी रोटी बनाई, ट्रेनिंग सेंटर चली गई। वहाँ दिन भर बिताने के बाद शाम को जानकी, जिससे मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी, मेरी सहपाठी, उसने कहा कि उसके मकान मालिक परिवार सहित एक दिन के लिए शादी में गए हैं। बहुत बड़ा घर है, कहो तो हवेली है। मुझे अकेले डर लगेगा, आज रात मैं तेरे साथ रुक जाऊं? मैं तो यही चाहती थी। उसने मेरे मन की बात कह दी। उसने कहा कि अपने कपड़े साथ लेकर आई है और मेरे कमरे से ही सुबह तैयार होकर चली जाएगी। मैंने कहा ठीक है। हम लोग सब्जियां लेकर कमरे पहुंचे। हाथ पैर धोकर, कपड़े बदल कर खाना बनाने में लग गए। फिर खाना खाकर बर्तन धोने के लिए हैंडपंप से पानी भरा और बर्तन धोने के बाद दोनों बाल्टियां भर कर रख लीं। थोड़ी देर बात करने के बाद थोड़ी पढ़ाई की। जानकी ने कहा तू खटिया पे लेट जा, मैं नीचे चटाई पे लेट जाती हूँ। बस एक तकिया और ओढ़ने के लिए एक चादर दे देना। और सोते सोते 11 बज गए। फिर रात को 2:30 बजे एक अजीब घटना हुई। मुझे लगा जानकी बाथरूम गई है और फिर पानी पीने किचन में, लेकिन वो किचन से बाहर नहीं निकली। मैं नींद में थी, बहुत देर हो गई तो मैंने आवाज़ दी, जानकी, जानकी। तो उसने कहा सोने देना, अभी सुबह नहीं हुई है। मैंने खटिया से नीचे देखा तो वो सो रही थी, लेकिन मेरी नींद उड़ गई। अब तो मुझे उस जगह बिल्कुल नहीं रहना था। जैसे तैसे सुबह हुई। जानकी और मैं तैयार होकर ट्रेनिंग सेंटर चले गए, लेकिन मैंने जानकी से ना कुछ पूछा और ना कुछ बताया। दिन भर बीतने के बाद फिर शाम आई। आज रात तो मुझे अकेले ही रहना था। कमरे पहुंची, अनमने मन से खाना बनाया और खाकर पढ़ने बैठी, लेकिन पढ़ने में मन कहाँ लग रहा था। बैठे बैठे किसी भी आवाज़ से चौंक जाती। बस मैंने बिस्तर लगाया और लेट गई। फिर ऐसे ही सोचते सोचते पता नहीं कब नींद आ गई। फिर लगभग 2:30 बजे कुछ आहट हुई। मुझे कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मैं खुद ही बाहर की ओर खींची जा रही थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर आई तो देखा बगल वाले कमरे की आज भी लाइट जल रही है और खिड़की खुली है। बहुत ही रोशनी है कमरे में। घूंघट में वही औरत थी और बगल में वही व्यक्ति पीठ किए हुए बैठा था। लेकिन उस बार कुछ ऐसा हुआ कि बैठे ही बैठे उस व्यक्ति की गर्दन मेरी तरफ मुड़ी। इतना भयानक चेहरा था उसका, माथे से खून खून बह रहा था। चेहरा पूरा कटा हुआ था। चेहरे पे बहुत घाव थे और उसकी आंखों में पुतलियां ही नहीं थीं। बैठे ही बैठे उसने अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। हाथ बस लंबा होकर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। बस मैंने एक ही पल में खिड़की बंद कर दी। कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठ गई। डर के मारे माथे से पसीना बह रहा था। पानी पीकर मैं बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद नहीं आई। मैं बस सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। अगले दिन शनिवार था, इसलिए मैंने घर जाने की सोची। सुबह हुई तो दूध वाले काका ने आवाज़ लगाई। मैं बाहर आई। मुझे परेशान देखकर काका ने पूछा, का हुआ बिटिया, तबीयत ठीक नहीं है का? फिर मैंने सारी रात वाली घटनाएं काका को बता दी। काका बोले, हम तो पहले ही दिन टोके थे कि ये घर अच्छा ना है। बिटिया तुम आज ही अपने पिताजी को बुला लो। ये घर में ना रहो तो काका इतनी जल्दी दूसरा कमरा कहाँ मिलेगा? मैंने पूछा। चिंता ना करो बिटिया, हमारा घर है ना। घर तो बड़ा है लेकिन कच्चा बना है। 2 कमरे पक्के बने हैं, स्नानघर और शौचालय भी है। किराए से देने के लिए बनवाए रहे। 4 पढ़ने वाले लड़के रहते थे, उनके इम्तहान हो गए तो खाली करके चले गए। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो रह सकते हो। घर में हमारी घरवाली, बहू, बेटा है। बिटिया का भी ब्याह हो गया है। मैं तुरंत पीसीओ गई, पापा को फ़ोन करके सब बता दिया। फिर तो मम्मी पापा दोनों आ गए। थोड़ा सा सामान था तो रिक्शे से पहुंच गया। फिर काका ने मम्मी पापा से उस पुराने कमरे के बारे में बात करना शुरू की। उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि वो सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। काका ने कहानी सुनानी शुरू की। बाबूजी, बहुत समय पहले की बात है, हमारे दादा परदादा के समय की, शायद अंग्रेजों के समय की है। जो उस घर के मकान मालिक हैं ना, तो जो उनके परदादा थे, हुआ यूं था कि उनके पहला बेटा हुआ तो बहुत बड़ा जश्न हुआ। रुपये पैसे की कमी नहीं थी। उस समय के बहुत बड़े व्यापारी में उनकी गिनती होती थी।
सारे शहर में रिश्तेदारों का रात्रि भोज था। किसी मशहूर नर्तकी को भी नाचने और गाने के लिए बुलाया गया था और सेठ जी को वो नर्तकी पसंद आ गई। उन्होंने उससे शादी की इच्छा जाहिर की, लेकिन नर्तकी किसी और को पसंद करती थी। उसने सेठ जी की बात नहीं मानी। सेठ को बहुत गुस्सा आया और उसने नर्तकी से बदला लेने की सोची और उसने एक साजिश रची। वो नर्तकी के पास गया और बोला, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम जिसको चाहती हो उसी से शादी करो, लेकिन ये नाचना गाना छोड़ दो। नर्तकी ने कहा, मुझे सब लोग वहाँ जानते हैं कि मैं क्या काम करती हूँ, मुझे समाज स्वीकार नहीं करेगा। मेरा भी मन करता है कि मेरा घर हो, बच्चे हों, मैं भी एक साधारण गृहिणी वाला जीवन जीना चाहती हूँ, लेकिन चाकर भी नहीं कर सकती। सेठ जी ने कहा, बस इतनी सी बात है, तुम ऐसा कर सकती हो। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कस्बे से दूर मेरा एक गोदाम है, तुम वहाँ रह सकती हो और तुम्हें कोई भी पहचानेगा नहीं। फिर काका ने कहा कि ये वही जगह थी जहाँ बिटिया रह रही थी। पहले वह बड़ा सा बाड़ा था और बड़े में फुव्वारा लगा था। गोदाम के पीछे एक गली थी और वह बरगद के पेड़ के नीचे कुआं था। नर्तकी ने सेठ की बात मान ली और अपने प्रेमी के साथ शादी कर ली और वहीं रहने लगी। उस जमाने में स्नान घर बाहर ही होते थे, तो आप लोगों ने देखा होगा एक पुराना सा स्नान घर बाड़े में है। वो उसी को इस्तेमाल करती थी और पीछे की गली के कुएं से पानी भरती थी, इसलिए बिटिया को पहले दिन कुएं से ही पानी भरती हुई दिखाई दी थी। फिर एक दिन सेठ जी आए कुछ लठैतों के साथ। सेठ जी ने कहा, अब तो तुम मेरे सहारे हो और तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लेकिन वो नहीं मानी, तो सेठ ने लठैतों से कहा कि इसके पति को मार दो। बाड़े में ही लठैतों ने लठियों से उसके पति का सर फोड़ दिया। उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी और वो मर गया। नर्तकी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और केरोसिन डालकर आग लगा ली। जब तक सेठ के लठैतों ने उसे बचाया, वो बुरी तरह झुलस चुकी थी। थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही थी, लेकिन सेठ ने लठैतों से कहा कि इसे पीछे कुएं में फेंक दो। रातों रात कुएं की बाउंड्री तोड़वा कर उसे मिट्टी से भरकर समतल कर दिया गया। दूसरे दिन बरगद के पेड़ को कटवाकर उस कुएं के ऊपर पक्की रोड बनवा दी। फव्वारा तोड़वाकर उसके नीचे पति को दफना दिया। लठैतों को खूब रुपये देकर उनको किसी को कुछ भी न बताने को कहा। ये सब सुनकर कहानी मम्मी पापा शाम को घर लौट गए। मम्मी पापा ये कहानी सुनकर काफ़ी हैरान थे। मम्मी खाना लाई थी मेरे लिए घर से, मैं वहीं खाना खाकर सो गई। दूसरे दिन संडे था, सोचा थोड़ा देर तक सोऊंगी, लेकिन सुबह 4 बजे मेरी आंख खुली। कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, कोई औरत घूंघट में भैंस का दूध दूह रही थी। मुझे फिर डर लगा। थोड़ा सा उजाला होते ही मैंने काका से कहा, तो काका बोले, हमारी बहू हुई सवेरा 4 बजे दूध दोहती है, तभी तो हम 6 बजे तक घर घर जाकर दूध बांट पाएंगे। मैंने कहा, ठीक है काका। फिर दूसरे दिन सुबह 4 बजे मेरी आंख खुल गई। मैंने खिड़की से देखा कि भैंस के पास 2 लोग हैं। मुझे लगा काका काकी होंगे, भैंसों की साफ सफाई कर रहे होंगे। मुझे भी काकी का चेहरा देखना था क्योंकि मैं अभी तक उनसे नहीं मिली थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ अपना चेहरा घुमाया, औरत का वही काला गला हुआ चेहरा और लाल आंखें और आदमी का वही खून से लथपथ चेहरा, बिना पुतलियों की आंखें। अब क्यों मेरे पीछे पड़े हैं ये लोग? मैंने कमरा भी छोड़ दिया, ये मेरे पीछे करते यहाँ भी आ गए। मैंने सोचा अब घर ही चली जाती हूँ। परेशान हो गई, डर के मारे मेरा बुरा हाल था, शायद पीछा छूट जाए घर जाने के बाद। मैं तैयार हुई, काका को बताया मैं घर जा रही हूँ। सुबह 7 बजे की बस मिल गई और 9 बजे तक मैं घर पहुँच गई। खाना खाया घर में। मैं और मम्मी थे, भाई कॉलेज गया था और पापा ऑफिस गए थे। मम्मी को भी कहीं जाना था, उनकी कोई सहेली बीमार थी, उनसे मिलना था। मुझसे बोली कि तू भी चल। मैंने मना कर दिया। मम्मी से कहा कि मुझे सोना है और आप बाहर से ताला लगा कर जाओ ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। थकी हुई बहुत थी, डरी हुई बहुत थी मैं ज़्यादा। मम्मी बाहर से ताला लगाकर अपनी सहेली से मिलने के लिए चली गई और मैं सो गई। जब उठी तो दोपहर के लगभग 2 बज गए। मुझे कुछ आवाज़ आई, आंखें खोली तो मम्मी मेरी अलमारी में मेरे कपड़े लगा रही थी। उनके बाल खुले थे और उनकी पीठ मेरी तरफ थी।
मैंने उनसे पूछा, आप कब आईं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उनसे टाइम पूछा तो उन्होंने तब भी कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं कुछ आवाज़ आ रही थी, जैसे उन्हें ज़ुकाम हुआ हो। मैंने पूछा भी कि मम्मी ज़ुकाम हो गया है क्या? फिर भी कोई जवाब नहीं। फिर मैंने पानी मांगा तो वो बिना मेरे तरफ मुड़े पानी लेने चली गई। मैं खिड़की से बाहर झाँकने लगी, मम्मी पानी लाईं। मैंने जैसे ही पानी का गिलास हाथ में लिया, वो पानी नहीं खून था। जैसे ही मम्मी से पूछना चाहा कि ये क्या है, उनका चेहरा देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। वो मम्मी नहीं थी, फिर वही काला हुआ चेहरा, लाल आंखें वाली औरत, और वो एकदम गायब हो गई। थोड़ी देर में मम्मी आई। मैंने मम्मी से सब कुछ बता दिया। मम्मी भी परेशान हो गई कि क्या करें। शाम को पापा आए तो मैंने उनको भी बताया, तो उन्हें लगा मैंने कोई सपना देखा होगा, इसलिए डर गई। करीब रात के 8 बजे हमने डिनर किया। थोड़ी देर बातें की, फिर सब सोने चले गए। मैं मम्मी के साथ सोई, लेकिन मुझे डर लग रहा था। मम्मी थकी हुई थी, वो शायद 9 बजे तक सो गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं फंडीनाथ के रेणुका मेला आंचल लेकर पढ़ने लगी। लगभग 10 बजे तक मुझे भी नींद आ गई। लगभग 2:30 बजे रात में मुझे प्यास लगी। मैं उठी, सुराही से गिलास में पानी भरा और पी गई। लेकिन देखा बिस्तर पर मम्मी नहीं थी। मुझे लगा बाथरूम गई होंगी। मैं बिस्तर पर जैसे ही लेटी तो देखा कमरे की छत पर मम्मी छिपकली की तरह चिपकी हुई थी। मैंने डरते डरते आवाज़ दी तो वो पीठ के बल चिपक गई और उनकी आंखें एकदम लाल। मम्मी मेरी तरफ धीरे धीरे आ रही थी। मैं जोर से चीखी और एक आंख बंद कर ली। इतने में पापा और भाई भी आ गए मेरी चीख सुनकर। पापा मुझे कह रहे थे कि आंखें खोलो, लेकिन मुझे आंखें खोलने में डर लग रहा था। मैंने जब आंखें खोली तो मम्मी ठीक थी और पूछ रही थी कि क्या हुआ। मैंने सारी बात बताई तो सबको फिर वही बात सपने जैसी लगी। अब तो मैं परेशान थी कि अब मैं क्या करूं, किसे बताऊं, ऐसा कौन है जो मेरी बात समझेगा। मैं बहुत परेशान थी। सुबह होते ही तैयार होकर मंदिर चली गई। वहाँ एक बूढ़े से पंडित जी दिखे। मुझे लगा शायद ये मेरी बात को समझेंगे। मैंने उनसे सारी बातें बताई। उन्होंने कहा, बेटा ये सब सही हो सकता है। उन्होंने कहा, अभी के लिए तुम ये रुद्राक्ष की माला पहन लो। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और गंगा जल में माला धुलकर मुझे पहना दी। मैं घर आ गई। दिन ऐसे ही बीत गया। रात को मैंने मम्मी को अपने पास ही सुलाया, लेकिन रात में फिर एक अजीब घटना हुई। मेरे कपड़ों की अलमारी के अंदर से बहुत ज़ोर से ठक ठक की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कोई अंदर से बहुत ज़ोर ज़ोर से ठक ठक कर रहा है, चूहा है। मैंने जैसे ही अलमारी खोली, किसी का हाथ आया मेरे गले तक, लेकिन मेरा गला नहीं पकड़ा। शायद रुद्राक्ष की माला ही की वजह से। लेकिन कमरे की छत पर वही घूंघट वाली औरत फिर से आ गई। सर से नीचे आकर उसने अपनी शक्तियों द्वारा मेरे पटकना शुरू कर दिया। बहुत ऊपर तक ले जाती और उछाल देती। शोर सुनकर मम्मी पापा और भाई भी आ गए, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। उसने मुझे लहूलुहान कर दिया था। शायद रुद्राक्ष की माला पहनने से वो नाराज हो गई थी। तभी भाई दौड़ कर आया और गंगा जल का पूरा कलश मुझ पर उड़ेल दिया और वो आत्मा अचानक एकदम गायब हो गई। अब पापा को भी विश्वास हो गया था, तो मैंने पापा को पंडित के बारे में बताया। सुबह पापा मंदिर गए और पंडित को सारी बात बताई। पंडित ने कहा कि मैं शाम को आपके घर आता हूँ। मैं आत्मा से बात करता हूँ कि वो क्या चाहती है। बस मैं पूजा की सामग्री लिख देता हूँ, तो आप उसको मंगा लीजिएगा। शाम को पूजा की तैयारी हुई। पंडित जी ने पूजा शुरू की। आत्मा फौरन प्रकट हो गई, वो भी मम्मी के शरीर में, और पंडित ने बातें पूछना शुरू की। उसने कहा कि मैं उस सेठ से बदला लेना चाहती थी, लेकिन सेठ के चचेरे भाई ने ही उसकी जायदाद के लालच में हत्या कर दी। तब से हमारी आत्माएं उसी गोदाम में भटक रही हैं। हम उस रूप में नहीं रहना चाहते। मुझे और मेरे पति को अब मुक्ति चाहिए। ये लड़की जब वहाँ रहने गई तो हमें लगा कि इसके सहारे हम मुक्ति हो सकते हैं, लेकिन ये भी हमें छोड़कर आ गई, तो इसके पीछे पीछे हम भी आ गए। बस हमारा अंतिम संस्कार करके हमारी आत्माओं को मुक्ति दिला दीजिए। हम कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। और ये कहकर वो गायब हो गई। पंडित जी ने कहा, मैं ज़िले के पुलिस स्टेशन बात करता हूँ। मेरा भतीजा वहाँ काम करता है। वो गोदाम से दोनों की स्थिर पिंजर निकलवा देगा और मैं विधिवत उनका अंतिम संस्कार करवा दूंगा। और यही किया गया। उस दिन के बाद से वो आत्मा
कभी दिखाई नहीं दी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आपको इससे क्या सीख मिली? इसका मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।